ख्याल से आ गया होगा। ओए एपी की वैल्यू बताओ, एम बात ना करो, बी माइनस ए, यही ना, अपॉन एम प्लस एन। एल सब ले लो, क्या आएगा? सही लिखा ना मैंने, गलत तो नहीं किया हूँ? एपी चाहिए ना, एपी की वैल्यू मैंने रख दी। क्या है बच्चों? एम ए कट जाएगा ना, थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ कहाँ हो गया? एपी अपॉन एपी इज एम अपॉन एम प्लस एन, ये तो सही है। कितना हो रहा है हमारा आंसर? आंसर आना चाहिए एम बी एन ए अपॉन एम प्लस एन। कैसे आ रहा है? अच्छा कट रहा है, ठीक है। एम ए प्लस एन ए, हाँ दोनों से कट जाएगा ना, प्लस एम बी माइनस एम ए, यही ना बच्चों, एम ए कट गया, अपॉन एम प्लस एन। एक लाइन का डेरिवेशन, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, बात केवल इतनी है कि हम कर क्या रहे हैं। डेरिवेशन से मतलब नहीं है, बात इतनी है कि हम कर क्या रहे हैं। सही? तो बच्चों देखो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करना होता है कि बस ओ ए ओ बी ओ सी के टर्म में रखो, लास्ट में वैल्यू रखो, और वैल्यू जो रखाता है वो किसी ऐसे के टर्म में जो नोन है। यहाँ पे देखो आया तो हमारा एपी, लेकिन हमने किस में रख दिया? जो नोन है, एबी। तो सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे बचने वाले हैं वो यही है कि तुम ये तो लिख लोगे दूसरा रास्ता, उसके बाद उसको जिस टर्म में चाहता है वो नहीं लिख पाओगे, उसमें दिक्कत हो सकती है। जिस टर्म में चाहता है, यही तुम्हारा ध्यान किस में रहना चाहिए, उसके बाद टर्म में लिखने में, कि कैसे कॉमन टर्म में लिखे या मिनिमम टर्म में लिखे। क्या बोलता हूँ, मेरी बात समझ? क्योंकि जैसे ए बी ए सी ए डी ए सब दे दिया, अब सब अलग अलग है तो तुम उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो सबको किसी ऐसे टर्म में लिखो जो कॉमन हो, समझ गए? जो कॉमन हो। बच्चा क्लास से निकल रहा हूं मैं, क्लास से निकल के बात करता हूँ ना, थोड़ी थोड़ी, ठीक है? तो कॉमन टर्म में लिखना है, जैसे कि कट जाए या कुछ छोटा बन जाए। सही है? जैसे ये क्वेश्चन ऊपर देखो, देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? आराम से, बिना डरना नहीं, आराम से जो कहा है उसको यूटिलाइज करो। इस क्वेश्चन को जरा यूटिलाइज करो बच्चों। कैसे करो कि बड़ा हो जाए? कैसे होगा? ये ऐसे पहले करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ना, फिर इसको नीचे ले आते हैं। चलो आराम से सोचो तो जरा। पहले क्वेश्चन पढ़ो, आंसर तो देखना, मैं क्वेश्चन पढ़ो। आंसर देख के भी कोई फायदा नहीं है, क्यों? हमें वैसे करना ही नहीं है जैसे वो कर रहे हैं, हम तो अलग कुछ चाहते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ई एफ, क्या डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द टिक, देन प्रूव दैट एडी की वैल्यू बीई और सीएफ के टर्म में चाहिए। हमें चाहिए एडी की वैल्यू बीई और सीएफ के टर्म में। इसका मतलब एडी बीई और सीएफ मिनिमम क्वांटिटी के टर्म में आ जाए तो काम बन जाए। मिनिमम क्वांटिटी बोलो बच्चों। तो क्यों ना मैं आसान करने के लिए इसको क्या मान लूं? ओ ओरिजिन, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ओरिजिन मान लेते हैं। बी को बी वेक्टर दे देते हैं और सी को सी वेक्टर दे देते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो मुझे एडी जो कि मिड पॉइंट है का कौन बताएगा कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी प्लस सी बाई टू, एम और एन 1 1 हो गया, बोलो बच्चों। तो बी प्लस सी बाई टू हो गया। सही? यानी एक चीज तो हो गया कि हमें एडी जो मिला, एडी बी प्लस सी बाई टू हो गया, हो गया। चलो, लेकिन मुझे इसके टर्म में नहीं चाहिए, मुझे तो किसके टर्म में चाहिए? बीई के टर्म में। किसके टर्म में? यानी ये मिल गया। अब मुझे बीई और सीएफ चाहिए, तो बीई बताओ बच्चों, बीई
चलो ई बताओ, ई बताओ 3/2 और एफ बताओ b/2 हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, बीई क्या चाहिए, तो बी क्या होता है, बी से ई पे जाने का दूसरा रास्ता बता दो, -b/2 प्लस c/2, अरे -b/2 प्लस c/2, क्योंकि ये c है ना, ये कितना होगा दूसरा रास्ता, मुझे क्या चाहिए बीई ना, तो बी से ई पे जाने का दूसरा रास्ता बताओ, जो नोन है उधर से जाओ, तो ये पता है ना, ये इधर कौन है b/2, मतलब ये कौन है b, तो सॉरी b/2 कह रहा हूं, ये b है, तो उल्टा जाओगे तो क्या होगा -b, और वो कितना है, तो चलो b की वैल्यू कितनी है, b माइनस c/2, उल्टा -b प्लस c/2, यही है ना। अच्छा, और CF कितना है बच्चों, ऐसे सेम CF, C से F पे जाने का दूसरा रास्ता बताओ, ये F है -c/2 माइनस सी, यस माइनस सी, सॉरी, और प्लस b/2, अरे बोलो बच्चों, अब देखो जोड़ दो, यही आंसर है, बी से आधा आधा कट गया, आधा आधा बच गया, माइनस टाइम्स कुछ नहीं है। मैंने अभी जो वर्ड बोला वो बताओ, इसमें जो इससे पहले वर्ड बोला उसको और इससे जस्टिफाई करो। मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, दूसरे रास्ते से तुम हमेशा लिख लोगे, लेकिन उसको कम से कम वेरिएबल के टर्म में लाना पड़ेगा, किस में लाना पड़ेगा, कम से कम, और जैसे ही मैं बोला कम से कम वेरिएबल, वही चीज ये क्वेश्चन में कैसे लग गया, देखो क्या मैं रट के आया हूं क्वेश्चन, तो कितने साल पुरानी ये बातें मैं बोल रहा हूं, 8 साल 10 साल ना, इसका मतलब ये छोटी सी बात मुझे जो याद है वही मुझे आज ये हिम्मत दे रही कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं रेजोनेंस से, वो छोटी सी बात, छोटा सा मेरा अपना कॉन्सेप्ट, छोटा सा दूसरा रास्ता और मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये छोटी सी चीज, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने फिजिक्स का टीचर होते हुए भी मैथ्स पढ़ाने के लिए, मेरी बात समझो, इस चीज को समझो, यानी वो मेरा बेस जो है ना, छोटा सा बेस जो भी बनाया होगा मैंने, वो मुझे हिम्मत दे रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा मैं फंसूंगा नहीं, फंसूंगा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं भगवान थोड़ी, मेरी बात समझ में, लेकिन हिम्मत तो दे रहा है। तो सीधी सी बात है कि जो भी चाहता है, सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ अननोन को कम करने के लिए एक को तो ओरिजिन ही मान लिया, नहीं भी मानोगे तो चलेगा, थोड़ा ज्यादा आएंगे और कुछ नहीं, जिसको ये मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं, समझे, तो एक ओरिजिन मान लिया, उससे आसान हो गया, जैसे ही बी को एक ओरिजिन माना, बी को बी पोजीशन वेक्टर दे दिया मैंने अपनी तरफ से, और सी को सी पोजीशन वेक्टर मैंने अपनी तरफ से दिया, उससे क्या हुआ, ई को निकालना बहुत आसान हो गया, c/2, एफ को निकालना बहुत आसान हो गया, b/2, और फिर तो सारी वैल्यूज उठा के रख दी, काम खत्म हो गया, एक लाइन का आंसर हो गया मेरा, समझ गए बच्चों, सिंपल, एकदम सिंपल, आगे बढ़े, काम खत्म करें, ये भी करो, चलो एग्जाम्पल 5, आराम से बिना टेंशन लिए पढ़िए और ध्यान दिमाग लगाइए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और दिमाग से देखिए कि क्या बोल रहा है, बोलो, लेट O बी द सेंटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन मतलब सारे साइड्स क्या होंगे सेम लेंथ के, ABCDE पेंटागन है और वो उसका सेंटर है, हमें OA दिया है, OA दिया है यानी एक वेरिएबल, और कुछ दिया है क्या, बस एक वेरिएबल दिया है, बस एक, यानी सबको किसके में लाना है, ए में लाना पड़ेगा। अब इस कड़ी में ऐसा नहीं कि एक ही हिसाब चलते रहे, तुम बी ले जाओ, बी भी मान लो, लेकिन बाद में बी हटना चाहिए, तुम नहीं हो रहा है तो बी मान लो, भाई ए वेक्टर दिया है, बी मान लो तुम अपने हिसाब से कि जिससे आंसर है, लेकिन बाद में वो बी वेक्टर क्या होना चाहिए, हटना चाहिए, ये। अब हमें ये चाहिए ए बी, 2BC, 3CD, 4D एंड 5, ठीक है, तो बनाओ तो जरा फटाफट, जरा बनाओ तो, और देखो तो क्या होता है। मैंने जो तुम्हें कहा था कि सबकी वैल्यू दूसरे रास्ते से लिखो, अभी क्या कहा था, सबकी वैल्यू दूसरे रास्ते से लिखो, उसमें इन्वॉल्व उसको करो जो गिवन है, और अगर उससे काम नहीं चल रहा तो कुछ अननोन मान लो, समझ गए। और ये देखो कितना आसान है, ए बी को क्या लिख सकते हो, ए बी को इन्वॉल्व करो, ओए या एओ, चलो हमें ए बी चाहिए ना, तो एओ प्लस ओ बी, क्या ये सही है, चलो अगला बताओ, बीसी को करो, इसी है ना, बीसी को बताओ, बीओ प्लस ओसी,
सही है ये? 2 टाइप्स खत्म। तीसरा बताओ CD। CD चाहिए तो CO, CO प्लस OD, यही ना? चलो हो गया। आगे 4 टाइप्स D, DE, DO प्लस OE, DO प्लस OE, प्लस OE, सही है। पांचवा लास्ट EA, EO प्लस OA, EO प्लस OA। प्लस 5, क्या ये सही है? अब देखना, इसको तुम करते चले जाओगे, सबकी वैल्यू रखते चले जाओगे, तो अभी हमने जैसे कहा था AO, AB प्लस BC प्लस C ये सब था ना, तो हमेशा ऐसे ही देखो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। इक्वल वेक्टर इक्वल एंगल पे है, तो हमेशा क्या होता जाएगा? कट जाएगा। तो कौन कौन सा कट जाएगा? OA, OB, OC, OD, OE कट जाएगा, सही है। 10 इक्वल वेक्टर इक्वल एंगल पे हूं, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर इक्वल एंगल पे, तो हमेशा उनका रिजल्ट क्या होता है? 0। 3 इक्वल वेक्टर 120 120 पे तो 0 होता है, 4 इक्वल वेक्टर 90 90 पे तो 0 होता है, ऐसे समझ गए? तो ये सब 0 हो जाता है। तो इसमें तुम OB, OC दिख रहा है, OD एक एक तो ऐसे 0 हो गया, बस बाकी 4 को जोड़ोगे तो तीसरे के बराबर आ जाएगा, क्योंकि सबका सम 0 होता है। और ऐसा करते जाओ तो सब किस में बदलते जाएंगे? OA में। अब करो फटाफट जल्दी से पुट करो फिर से। OA, OB, OC, OD, OE 0 हो जाएगा पहले तो, सही है। बाकी 4 का जोड़ोगे, देखो इधर इसमें पांचों में ये आ रहा है, बाकी में ये 4 आ रहा है, वो जुड़ के कितना हो जाएगा? इसी के बराबर। ऐसा करते चले जाओ, करो तो एक बार जल्दी से, आना चाहिए। अब हो गया था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, किसी ने कब पूछा था? परसों नरसों तुम लोग पूछ रहे थे ना, पीछे नहीं पीछे, ये क्वेश्चन सेम पूछा था, किसी ने पूछा था ना तुमने वहां पे। यही नहीं, पेंटागन, हेक्सागन तो आसान होता है। हेक्सागन इसलिए आसान होता है, हाँ वही ऑक्टागन। तो यानी हेक्सागन इसलिए आसान होता है क्योंकि हमेशा वो एक ए होता है तो दूसरा माइनस ए हो जाएगा, एक बी है तो दूसरा माइनस बी, मतलब उसमें अननोन कम हो जाते हैं। तो हेक्सागन का क्वेश्चन आसान होता है। पेंटागन का क्वेश्चन आसान क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारे वेक्टर्स अलग अलग है। तो पेंटागन या कोई भी ऐसा जो, जैसे हेक्सागन में क्या होगा, देखो हेक्सागन में आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर एक वेक्टर देखो ये है और दूसरा बी है, तो सब ए बी के टर्म में आ जाता है। देखो इधर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी है तो ये भी हो जाएगा, इवन ये 2b हो जाएगा, या ये बी हो जाएगा, ये ए है तो ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, सब के सब ए बी के टर्म में आ जाते हैं। तो हेक्सागन आसान होता है। पेंटागन भी होना है यही, बस ऐसे होगा, अननोन्स थोड़े ज्यादा दिखेंगे, लास्ट में कटेंगे। हेक्सागन में बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हेक्सागन में जल्दी हो जाता है क्योंकि सब फटाफट फटाफट ए बी के टर्म में आ जाते हैं, सारे सारे वेक्टर्स। मैं एक बार करके दिखाता हूं, आया क्या ये? नहीं आया? नहीं आया? आराम से देखो बच्चों, एक बार सुनो। 1 2 3 4 5 हमने दे दिया A B C D E। स्टेप्स पे जाओ, उसके बाद जिद करना ही पड़ेगा। पहले स्टेप फिर जिद, यानी डर लग रहा है तो आगे जाओ, यही करना है और कोई रास्ता नहीं। तो ये वेक्टर उसने ये दे दिया है, बस बाकी सब नहीं दिया। और वो कह रहा है कि AB 2BC 3 4 5, ठीक है, ये बोल। तो जो बोल रहा है AB, तुम्हें क्या पता है, ये याद रखना हमेशा कि जब भी ये रेगुलर हो, रेगुलर, तो जितने भी ये डायगोनल टाइप के बन रहे हैं ओरिजिन से, ये सबका सब 0 होता है, ये पक्का है, याद रखो। हेक्सागन ऑक्टागन सब में क्यों? 5 वेक्टर इक्वल एंगल पे, एक दूसरे से इक्वल एंगल पे, हमेशा सब क्या होगा? 0। 6 वेक्टर 60 60 पे 0, 7 वेक्टर 360/7 पे 0, सबका सम 0 होता है। क्लियर? अब मुझे चाहिए AB सबकी वैल्यू, ठीक है। तो अगर AB चाहिए
तो मैं इसको ए वेक्टर ये यानी ओ ए प्लस ओ बी, नहीं माइनस ओ ए, माइनस ओ ए ना, ए भी चाहिए ना, प्लस ओ बी, ये चार, ये खत्म हो गया पहला। दूसरा बताओ 2BC, BC बताओ, बी से सी पे जाने का दूसरा रास्ता बताओ। चलो बी से BO, तो 2 है ना वो, प्लस 2OC, अरे है ना। तो ये कौन है OB, और ये कौन है BO, तो एक तो कट गया ना, अरे OB और BO तो एक तो कट गया, एक बचा ना। ऐसे ये 2OC आया। अब जब इसमें लो जरा, इसका देखो CD3 वाला, बोलो CO कौन सा 3 टाइम्स प्लस OD, 3 टाइम्स OD है ना। ये कितना है 2OC, ये कितना है 3CO, उसका उल्टा ना, तो ये कट गया तो एक बचा ना। ऐसे ये अगले से कट जाएगा, एक बचेगा, ऐसे तो होगा। तो बचेगा क्या, यहां पे क्या बचा, यानी AO, माइनस OA मतलब AO, माइनस OA मतलब AO, है ना। और ये सब ये कितना है प्लस BO, है ना, और प्लस CD प्लस इसके बाद OD आएगा शायद, CD है तो OD OD कट के DO आ जाएगा, DO आएगा ना। तो क्या क्या आ गया AO, AO ये लिख दे क्या, चलो ये क्या था CD था ना, D बताओ, D DO प्लस 4DO ना, प्लस OE प्लस 4OE, यही ना बच्चों। और लास्ट बताओ 5EO प्लस OA, 5, ये सही है, कुछ नहीं करना है। ये देखो ये से कट गया, ये 3 OD है और ये 4 DO है, ये 4 OE है, ये 5 EO है। तो जो बचा वो देख लो ना, AO AO BO CO CO ना, DO EO, कितना EO EO, और साथ में क्या बचा 5OA। और अभी मैंने कहा ये सबका सम क्या होता है, तो बचा क्या, क्योंकि OA OB डायगोनल का सम क्या होता है 0, समझे क्या। तो ठीक है, थोड़ा देख लो, थोड़ा देख लो, इतना दिक्कत नहीं है, समझे क्या। आगे ये देखो तो आराम से, आसान क्वेश्चन है ये, देखना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, हमें OAOBC पोजीशन वेक्टर दे दिया है, और हमें क्या बोल रहा है ट्रायंगल ABC है, D और E मिड पॉइंट BC के है, E इसके और D इसके सामने वाले के मिड पॉइंट है। अब वो बोल रहा है कि BD और DC यानी ये 2:1 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 उल्टा कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अरे BD क्या है DC का डबल है, तो ये 2:1 है, ऐसा दे दिया है ना। और क्या बोल रहा है A जो है 1:3 है, तो हमें चाहिए BP और P का रेशियो, ठीक है आराम से। क्वेश्चन समझ में आया, चलो बताओ तो क्या क्वेश्चन था, टेंशन नहीं लेने का, आराम से क्वेश्चन बताओ। ये A था, ये B था, ये C था। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सिखा सकता हूं, लेकिन अगर तुम थोड़ी कोशिश करोगे, ये ओरिजिन ये सब आसान है। ये किस रेशियो में बांट रहा है 2:1 में, और ये 3:1 में ना, 3:1 में बांट रहा है। कौन ये, यही था ना, ये 3:1 था ऊपर, ठीक है।
3:1, सही। और हमें चाहिए था ये रेशियो, ये रेशियो चाहिए। तो सब लोग देखेंगे जो रेशियो चाहिए उसको λ/1 मान लिया हमने। ओए रोज एक ही चीज बोल, वो समझाऊंगा कि चीज। समझो, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ऐसी होती है कि हो गया, मुझे समझ में आ गया क्या करना है। जब मैं बोल रहा हूं तो अपने आप को सेटिस्फाई करो कि हाँ मुझे आ गया क्या करना है, समझो। फिर से रास्ता ये है, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों आपस में कितने में डिवाइड करेंगे कहां बताओ, सही। यही ना बच्चों, मत पढ़ो, तुम थोड़ा एक बार सोचो कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन, ये कोऑर्डिनेट। मान लो उसको मैं ओ नाम दे देता हूं, वो कोऑर्डिनेट ना, तो मुझे करना क्या है, वो कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, निकालना कोऑर्डिनेट ही है लेकिन चाहिए नहीं वो, क्योंकि हमें तो लैम्डा चाहिए। ये चीज जब क्रिस्टल क्लियर तुम्हें समझ में आने लगेगी तभी पढ़ाई सही होगी कि तुम्हारा एम क्या है, इस क्वेश्चन को देखते ही करूं क्या। तो ओ कॉमन है ना, और ये भी दिया ये भी दिया है, तो दोनों तरीके से वो निकाल के इक्वेट कर दूं, लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कौन है, ओ। सुनाई दिया, ये पॉइंट बताओ, 3c/4 है कि नहीं, क्योंकि वो तो 0 है, 1 × 0 3 × c/, है कि नहीं। ये पॉइंट बताओ, 2c + b/3, कोऑर्डिनेट आ गए दोनों। और ये किस रेशियो में तुम्हें पता है, लेकिन ये भी तो चाहिए, तो म्यू कर लेते हैं, μ/1। क्यों, बिना उसके तो हम कॉमन निकाल नहीं सकते, वो पॉइंट हो गया, काम खत्म। अब ये कोऑर्डिनेट यहां से निकाल लो, ये कोऑर्डिनेट यहां से निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर दो और कंपेयर कर लो। कंपेयर करो तो ए सी और बी कंपेयर करोगे तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, सी के क्वोशिएंट और बी के क्वोशिएंट, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम आएंगे। सुना क्या, फिर से बोलो, रास्ता, रास्ता इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनो। उसने कहा कि ये क्या रेशियो है ये बताओ, तो ये रेशियो कौन डिसाइड कर रहा है, ओ ना। इसका मतलब मुझे ओ दे दो तो मैं खुद समझ जाऊंगा कि वो रेशियो क्या है। इसका मतलब हमारा एम क्या है, ओ निकालना। अब ओ निकालना है तो यानी एओ निकालना है, एओ। तो एओ निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूले मैंने पढ़ा था ना अभी कि एपी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एओ निकालना, तो क्यों ना इसका यूज किया जाए। लेकिन इसके लिए ये तो पता है ये निकालना पड़ेगा, वो निकाल दिया मैंने, समझे कि नहीं। तो ये कर दिया, एक बार इसके हेल्प से और एक बार मतलब यहां से और एक बार इसके हेल्प से, दो तरीके से निकाल दिया मैंने और दोनों को इक्वेट कर दिया। स्टोरी समझ में आई। तो पहले इन दोनों के हेल्प से ये निकला और इन दोनों के हेल्प से ये निकल जाएगा, फिर इन दोनों के हेल्प से ये निकला और फिर इन दोनों के हेल्प से ये निकल जाएगा, और दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वेट। रास्ता देखो, तुम्हें और कोई रास्ता इससे अच्छा दिख रहा है क्या, सिंपल समझ में आया। मुझे ओ चाहिए दो तरीके से, क्योंकि दो इक्वेशन, ओ नहीं चाहिए, ओ निकाल दूं और कंपेयर कर दूं तो मेरा दो वेरिएबल निकल जाएंगे। स्टोरी बन रही है, बस हो गया। तो चलो अब इसके नाम बताओ, म्यू इंटू क्या, ये 2 × c + 1 × b/2 + 1 सेक्शन फॉर्मूला अभी जो पढ़ाया था एमएन, है ना, बी तभी तो पोजीशन वेक्टर है, ये ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर है। इससे पहले जैसे पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या पढ़े थे, देखो इसका ए का पोजीशन वेक्टर ये था, बी का पोजीशन वेक्टर बी था, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, m/n में mb_n/a/n, तो वही एग्जैक्टली है ना, पोजीशन वेक्टर है। सुनाई दिया, समझा पा रहा हूं, तो बताओ, चलो बताओ, ये हो गया +0 यही बराबर होगा किसके, इधर से बताओ, लैम्डा इंटू 3c/4 प्लस 1 × b/λ + 1। दोनों तरफ कंपेयर करो, c का मल्टीपल इधर बताओ, 2μ/3μ + 1, 2μ
बाई 3 म्यू प्लस 1। और इधर बताओ बी का मल्टीपल लैम्डा प्लस 1। एक क्वेश्चन बना, बी का मल्टीपल दोनों तरफ बताओ। चलो बी का मल्टीपल बताओ, यहां पे बी का मल्टीपल नहीं, सी का है क्या? सी का मल्टीपल चलो बताओ। 2 म्यू अपॉन 3 म्यू प्लस 1, यही तो सी का मल्टीपल है। और यहां सी का मल्टीपल बताओ। 3 लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा प्लस 1। पहले मैंने गलत बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन बना, और दूसरा क्वेश्चन बताओ बी का मल्टीपल बताओ। म्यू अपॉन 3 म्यू प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू, यहां पे बी का मल्टीपल बताओ 1 अपॉन, यही ना। दोनों को डिवाइड कर दो, काफी पुट कट जाएगा, म्यू की वैल्यू तुरंत निकल जाएगी और फिर एक में पुट कर देना। दोनों को डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, लैम्डा इक्वल टू फट से आ जाएगा। इस पूरे को इससे डिवाइड कर दो, देखो नीचे सेम है, कट जाएगा ना, तो एक बार में आ जाएगा फट से आंसर। और फिर दूसरा पुट कर देना उसमें। हाँ सुनाई दिया क्या बच्चों? कुछ सिखा पा रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब तो मुझे पता है कि तुम्हारा 90% फोकस इस पे और 10% शायद उस पे होगा। 90% इस पे और 10% उस पे होना चाहिए। वो अपने पे विश्वास करो कि तुम कर लोगे। 90% इस पे होना चाहिए। मेथड ये है कि क्योंकि वो कॉमन है, इसलिए मैं एक तरीके से वो निकालूंगा, दूसरे तरीके से वो निकालूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ये है पढ़ाई, ये है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम कैलकुलेशन कैसा करते हो। इसके लिए हाथ दिखना नहीं चाहिए, इतना फास्ट चलना चाहिए। लेकिन ये तब हाथ इतना फास्ट चलेगा जब इसमें कमांड होगा, कॉन्फिडेंस होगा। अगर इसमें डर लगेगा तो हाथ ही नहीं चलेगा, फिर ये कर नहीं पाओगे। और जनरली बच्चों के साथ ये होता है, स्टोरी क्लियर नहीं है तो ये चीज क्या हो जाती है, सोच सोच के आगे चलता है, कहीं डर तो नहीं रहते, गलत तो नहीं कर रहा, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए स्पीड कम होती चली जाती है। सही बोल रहा हूँ? ये होता है ना, अगर ये स्ट्रांग है तो स्पीड बहुत तेज चलेगी, हाथ बहुत तेज चलेगा। लेकिन अगर स्पीड ये सही नहीं है तो इसमें हाथ चलेगा ही नहीं, मन ही नहीं करेगा आगे लिखने का, ऐसा लगेगा बार बार कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा दिमाग से आता रहता है, तो हाथ नहीं चलता। तो अपने कुछ कमांड होना चाहिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। और ये मान के चलो कि हिडन ट्रायल भी करना पड़ता है मैथ्स या फिजिक्स में। फिजिक्स नहीं है कि एक बार में स्टोरी बन गई अब तो हो ही जाएगा। मैथ्स है, कभी कभी आगे बढ़ के फिर जाके समझ में आता है। जैसे मान लो हो सकता है यही सॉल्व करते हैं और तुम्हें नहीं समझ में आया कि एक तरीके से निकालो, एक तरह से निकालो, लेकिन दो वेरिएबल चाहिए, मैं एक ही माना, दूसरा क्या करूँ? तो वो चाहिए कि चलो एक और वेरिएबल मान लेते हैं, लेकिन दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तो दो इक्वेशन कैसे बनेगा? ओ दिमाग में कंफ्यूजन होगा, लेकिन बाद में समझ में आएगी थोड़ा सॉल्व करने के बाद, अरे वाह, सी और बी दोनों कंपेयर करेंगे तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। लेकिन ये सब बीच में रास्ता क्या करेगा? डराएगा। लेकिन सोच के देखो, थोड़ा आगे लिखने पे समझ में आ गया कि सी को कंपेयर करेंगे एक इक्वेशन, बी को कंपेयर करेंगे एक इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन बन रहा है। जबकि हो सकता है शुरू में ना दिखे ये चीज तुम्हें, हो सकता है शुरू में लिखते समय ना दिखे कि दो इक्वेशन बन रहा है। अननोन तो दो हो गए, इक्वेशन कैसे बनेंगे? हाँ अब दिखना चाहिए, अब हो गया, एक बार कर लिया, अब देखो दिखना चाहिए उसको कि दो इक्वेशन बन रहा है। सुना दिया? चलो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया क्या करना। कर लोगे? ठीक है, तो फिर से एक आंसर निकाल के बताओ जरा, देखे तो। ये पैरेललोग्राम है, वेक्टर ए वेक्टर बी, समझ गया ना? ये ओरिजिन है तो ये बी वेक्टर होगा ना, पोजीशन वेक्टर, और ये ए है तो ये वेक्टर। सही। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर बी इसको 1:3 में इंटरसेक्ट कर रहा है तो डायगोनल किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा? ये बी यहाँ पे डी को मिलाने वाला बी डी ओ ए को 1:3 में इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी ये सी कर लेते हैं, तो ओसी को किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा? यानी ये पॉइंट ओसी को किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा? क्वेश्चन ये है। ओसी डायगोनल है, उसको किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा? अगर सामने वाली साइड को 1:3 में इंटरसेक्ट कर रहा है तो डायगोनल को किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा? क्वेश्चन समझ में?
क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये क्या है? पैरेललोग्राम है, दो साइड दे रखी है, बी से इसके ऊपर कोई पॉइंट बी लिया जो इसको 1:3 में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो डायगोनल को किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा? सिंपल क्वेश्चन समझ में आया? जो पूछा है पहला लाइन फट से बताओ क्या करूं? सबसे पहला लाइन लेट म्यू इज टू 1 में इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन तुम जानते हो कि ये भी तो इंटरसेक्ट होगा, तो फिर अननोन वही लैम्डा इज टू 1। अब क्या करना है? अरे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वही तो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है, तो इसकी वैल्यू दोनों तरीके से निकाल दो, इक्वेट कर दो, काम खत्म। जल्दी नहीं समझ में आया? करो जल्दी से करो, फटाफट जल्दी करो। तो फिर से सुनो, काम खत्म करते हैं। सुनो, क्वेश्चन ये था कि एक डायगोनल है, अरे पैरेललोग्राम है, जिसका एक साइड ए दूसरी साइड बी है, तो तीसरी साइड आराम से निकल जाएगा ये वाला, या तीसरा वर्टेक्स ये निकल जाएगा, जो ए प्लस बी वेक्टर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पैरेललोग्राम है ना वो, तो ये आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये बोल रहा है कि बी से जो डी मिलाने वाली लाइन जो है वो इस ओए को 1:3 में बांटती है, तो डायगोनल किस रेशियो में बांटेगी? तो डायगोनल किस रेशियो में बांटेगी बोलते ही म्यू इज टू 1 मैंने मान लिया, फट से सबसे पहला काम फट से मैंने ये किया, लिखते पढ़ते ही मैंने ये कर दिया, और जैसे ये किया तो मुझे पता है कि यहां से भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरीके से वैल्यू इसकी निकालनी पड़ेगी, तो लैम्डा इज टू 1 भी मान लिया। फट से मैंने इसके हेल्प से, क्योंकि ये भी पता है ये भी पता है, इसके हेल्प से इसका कोऑर्डिनेट निकाला, ऐसे ये पता है ये पता है, इसके हेल्प से इसका कोऑर्डिनेट निकाला, दोनों कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दिया। इक्वेट कर दिया तो इक्वेट कैसे किया? किसका किया? दोनों वेक्टर्स का। तो यहाँ पे एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो दोनों का मैंने इक्वेट कर दिया। ज्यादा वेक्टर नहीं बनानी, इसको सी बना लोगे तो गड़बड़ क्यों हो जाएगा? तब कंपेयर किसको करोगे? सी गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको सी नहीं बनाना है, कोशिश करना है कम से कम वेक्टर्स रखने हैं, नहीं तो कंपेयर नहीं हो पाएगा। 3 वेक्टर आएंगे तो कंपेयर तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसका मतलब है कि दिमाग रखो कि वो सी नहीं आना चाहिए, उसको हटाना पड़ेगा तभी कंपेयर हो पाएगा। सुनाई दिया? चलो बहुत हो गया, अब आगे बढ़े। क्या है? सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन का है क्या? पिछले वाले में कोई क्वेश्चन था क्या? था क्या कुछ? शायद इसी क्वेश्चन का क्या शायद। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, खत्म करना है। कोलिनियर बता देता हूं, दो वेक्टर, इधर सुनो, दो पॉइंट सॉरी हमेशा कोलिनियर होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे। 3 पॉइंट कोलिनियर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी वेक्टर मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी सी वेक्टर। याद रखना कोलिनियर के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर ट्रांसफरेबल पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? याद रखना वेक्टर ट्रांसफरेबल पढ़ते हैं, याद रहेगा। मेरी बात समझ में आई? जैसे ए बी है और सी डी है, ये कोलिनियर होंगे अगर, नहीं वेक्टर की बात छोड़ दो, रहने दो, सॉरी कोऑर्डिनेट में नहीं, वापस सॉरी मैंने अभी जो बोला उसको वापस ले रहा हूं। फिर सुनो, दो वेक्टर कोलिनियर तब होंगे जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। वेक्टर पॉइंट नहीं, वेक्टर है, या पैरेलल बोलो, पैरेलल कोलिनियर क्यों बोल रहा हूं यार, पैरेलल सॉरी। तो दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब दोनों की दोनों डायरेक्शन क्या होगी? सेम। समझ गए? दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? इतना समझ में? अच्छा, अब बात आती है कि कोलिनियर की बात आती है, ए बी सी पॉइंट, तो पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब ए बी और बी कॉमन है, तो बी सी की अगेन डायरेक्शन क्या हो जाए? सेम। एक तरीका कोलिनियर, 3 पॉइंट कोलिनियर। फिर से बोलो।
हाँ तो डायरेक्शन सेम मतलब यूनिट वेक्टर सेम, कोई दिक्कत नहीं। मतलब समझ गया, तुम बोल रहे डायरेक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है कोलिनियर के लिए, तो हम लोग प्रूव करते हैं कि ए बी इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स बी सी ऐसे, और लैम्डा की वैल्यू कुछ भी है कांस्टेंट आना चाहिए। समझ गए? और बाकी सब कोऑर्डिनेट में जो पड़ा था वही। कोलिनियर के लिए तरीका बता दिया मैंने, क्या बताया कोलिनियर के लिए तरीका? कोलिनियर के लिए मैंने हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर में है ना, कि ए बी और ये सी है, तो ए बी का यूनिट वेक्टर और बी सी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? सेम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर और उसका मॉड से डिवाइड करने में, ये तो फिजिक्स में पढ़ा है ना। तो ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मॉड सेम होगा बी सी वेक्टर अपॉन बी सी का मॉड। ये दो तीनों पॉइंट कोलिनियर होने के लिए। दूसरा मैंने कहा ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। तीसरा अगर मैं इसको लैम्डा इस टू 1 मान लूं और इसका कोऑर्डिनेट निकालूं बी का, और कोऑर्डिनेट निकाल के उसका रियल एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट करूं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से लैम्डा की वैल्यू दो वैल्यूज आएगी, लैम्डा की अलग आएगी एक्स से अलग और वाई की से अलग। तो लैम्डा की वैल्यू एक्स से और लैम्डा की वैल्यू वाई से, अगर सेम आता है तो कोलिनियर, नहीं तो कोलिनियर नहीं। समझ गए? और एरिया 0 करके आता है। ये छोटी छोटी बातें समझ में आती है, कोलिनियर के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये सामने क्वेश्चन है, चलो देख लो तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सम फॉर व्हिच ए एंड बी आर कोलिनियर। बोलो बच्चों, ए और बी का पोजीशन वेक्टर है, इनकी किस वैल्यू के लिए कोलिनियर होगा? अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था जब शुरू किया था, पहली लाइन कोलिनियर के लिए, पहली लाइन कोलिनियर में जब आया था तो सबसे पहली लाइन, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है। बोला था ये कितने पॉइंट है, तो इनकी किस वैल्यू के लिए कोलिनियर होगा? किसी भी वैल्यू के लिए। अरे कोऑर्डिनेट है ना भाई, तो एम की किसी वैल्यू के लिए कोलिनियर होगा। पहला लाइन यही था ना हमारा। ये देखो ये है एम की कोई वैल्यू रखो सबके लिए कोलिनियर हो जाएगा। 2.1 कॉमा -1 और -2 कॉमा एम की चाहे जो वैल्यू लो, ये तो हमेशा कोलिनियर होगा ना। एम की चाहे जो वैल्यू हो, एम मतलब वाई की कुछ भी वैल्यू हो, एक्स तो फिक्स है और एम मतलब वाई की कुछ भी वैल्यू हो, तो ये हमेशा क्या होगा? कोलिनियर होगा कि नहीं? मैं सही सोच रहा हूं? देख लो सही है। सन्नाटा क्यों है छाया? कुछ समझ में नहीं आया? बोलो प्रॉब्लम कहां है? फिर से ये कोऑर्डिनेट दिया है ना, ये भी कोऑर्डिनेट दिया है ना, इस कोऑर्डिनेट में एक्स फिक्स कर दिया ना और वाई की वैल्यू बदल, तो ये कोऑर्डिनेट कुछ भी एक पॉइंट मान लो, लेकिन ये कोऑर्डिनेट में एक्स फिक्स है, वाई बदलता है, तो क्या ये कोलिनियर नहीं है पॉइंट्स? बोलो बोलो, तो एम की किस वैल्यू के लिए कोलिनियर होगा? समझे? बोलो भाई। चलो आगे बढ़ो, अगला पढ़ो, अगला पढ़ो, बोलो। पूरा क्या हो जाएगा ना? नहीं, हाँ समझ गया। चलो ओके, पढ़ो बच्चों। The vertices PQ and S of a triangle this have position vector PQ and S respectively. ठीक है? Find the position vector of T of point T in terms of ST. वही सेम चीज है, कर चुके हैं सब। एक ट्रायंगल है, कौन सा है बच्चों? P, Q and S. इसका पोजीशन वेक्टर PQ and S है respectively. Find the position vector of T in terms of P, Q and S such that ST and TM, ST and TM, PQ का मिड पॉइंट है, PQ का ये मिड पॉइंट है, कौन? M। तो हमें चाहिए ST और TM, यही ना? किस रेशियो में? 2:1 ऐसा चाहिए।
ठीक चाहिए, कर पाओगे? हाँ ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट है, ये P है, ये Q है, तो ये क्या होगा मिड पॉइंट? तो इसका पोजीशन वेक्टर 2:1 में बटेगा, S तो S है, क्या हो जाएगा? 2 कट जाए 1 अपॉन 2 प्लस 1। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से सुनो, 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू एस अपॉन 3, ये सेंट्रॉइड है ना, तो आ जाएगा P प्लस Q प्लस S बाई 3। ये मीडियन को 2:1 में बांटता कौन है? सेंट्रॉइड। तो वो दूसरे वर्ड में छुप के सेंट्रॉइड निकलवा रहे तुमसे, ठीक है? तो सेंट्रॉइड क्या होगा? देखो 2 इंटू ये करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बोलो बोलो, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 2 इंटू ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 1 इंटू ये S अपॉन 2 प्लस 1 3, तो P प्लस Q प्लस R बाई जो भी P प्लस S बाई 3। समझ गए? वो सेंट्रॉइड निकल है। अगर प्रूव करने को बोले कि सेंट्रॉइड फाइंड करो सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करोगे बताओ? सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करोगे? अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो सेंट्रॉइड के लिए सबसे पहले मीडियन निकालोगे, तो ये B प्लस C बाई 2 हो जाएगा, है ना? क्यों? मिड पॉइंट है, और सेंट्रॉइड इसको 2:1 में बांटता है, तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? 2 इंटू बी प्लस सी बाई 2, ये सब वेक्टर है ध्यान रखना, प्लस 1 इंटू ए अपॉन 3, आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये तो सेंट्रॉइड है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। कोई प्रॉब्लम? ये तो नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे इन सेंटर चलो निकाल लेते हैं, इन सेंटर अगर ऐसा है तो इन सेंटर फ्रंट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में बांटता है। इन सेंटर फ्रंट साइड को एडजेसेंट साइड के लेंथ के रेशियो में बांटता है, यही ना? यानी इन सेंटर करो, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, सॉरी दिमाग में एंगल का चलता था, बोल रहा हूँ इन सेंटर, ठीक है ना? तो एंगल बाइसेक्टर फ्रंट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में बांटता है। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ O, इसको A मान लेता हूँ, या कुछ नाम लिखना पड़ेगा, ABC तीनों में आना चाहिए ना। चलो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये एडजेसेंट साइड के रेशियो में बांटेगा। तो C के सामने कौन सा साइड है? C साइड, B के सामने B, A के सामने A, तो इस साइड को किस रेशियो में बांटेगा? B और C को, है ना? यानी C और B के। तो कौन बताएगा ये पॉइंट कितना होगा? C इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ C, यही ना, प्लस B इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ B, ये मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू पोजिशन वेक्टर, है ना, बाई C प्लस B, यही तो होगा ना? ठीक है, एक और ले लो, ये इसको इस और इस रेशियो में बांटेगा, ये तो आई है। ये फिर से कौन है? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर फ्रंट साइड को इस ट्रायंगल में, देख रहे पूरे में नहीं, इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर फ्रंट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में बांटता है। अब दिक्कत ये है कि ये साइड मुझे पता है क्या? पता है? ये साइड पता है हमको, रेशियो पता है, साइड नहीं पता। कौन बताएगा ABC क्या है? BC क्या है बच्चों? BC अपॉन, अरे मतलब इसको कुछ और नाम दो, BD है ना, BD अपॉन BC, अरे बोलो, विल बी इक्वल टू C अपॉन C प्लस B, है ना बच्चों वाला क्वेश्चन? अरे भाई BD अपॉन BC, C अपॉन C प्लस D, C प्लस B, है ना? काम खत्म। अब इसका मॉड ले लो, क्योंकि मॉड चाहिए ना हमें, तो इसका रेशियो समझ में आ गया? ये आ गया, और ये तो है ही हमारे से, तो हमें दोनों का रेशियो चाहिए। तो हमें रेशियो क्या चाहिए बताओ? BD इज टू C, यही चाहिए ना, बोलो बच्चों? तो BC BD इज टू C, चेक करो, देखो तो, ये तो रेशियो चाहिए। सामने वाला साइड, ये BC कितना है? BC कितना है? BC कितना है? नहीं भाई, A है वो, A के सामने BC है ना, जो A, पक्का? तो BD की वैल्यू ये आ गई,
फिर से सुनो, एंगल बाइसेक्टर फ्रंट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में बांटता है। तो ये एडजेसेंट साइड किस रेशियो में है? सी और बी। सामने वाला किस में बांटेगा? सी और बी। इसे ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया था? वो कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ गया, खत्म। अब मुझे बताओ, ये डिस्टेंस पूरे का C/C+B रेशियो में है, तो ये डिस्टेंस पूरे का C/C+B रेशियो में है, लेकिन ये पूरा कौन है? ए है, तो उसको उधर कर दो, तो इसे तुम्हें क्या मिल जाएगा? BD। क्या मिल जाएगा? मिला। अब ये BD मिल गया, और ये तो पहले से पता है C, तो ये किस रेशियो बांटेगा? C/BD में बांटेगा ना। इसका मतलब मुझे C और BD का रेशियो चाहिए, तो C और BD का रेशियो, तो ये BD और C का रेशियो मैं निकाल रहा हूं। तो BD कितना है? CA/C+B, और C भी नीचे है, इससे कट गया, यानी रेशियो कितना है? A/C+B। यानी जो BD है वो अगर A है तो ये कितना है? C+B। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे? A इंटू ये प्लस ये इंटू ये अपॉन ये प्लस ये करोगे? बोलो बच्चों। तो बताओ ये कौन है? A इंटू ए वेक्टर प्लस B प्लस C अपॉन ये, देखो सॉरी C+B ना, और ये भी कौन है? कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? C/B, यही ना, अपॉन A प्लस B प्लस C। अरे बोलो, ये हो गया तुम्हारा इन सेंटर, यानी A वेक्टर, B C वेक्टर, B वेक्टर अपॉन A प्लस B प्लस C इज इन सेंटर। समझ गए? कौन बताएगा स्टोरी? पहला, सबसे पहले ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया A B C, खत्म। इसको सामने वाले साइड को किस रेशियो में बांटता है? C के सामने C होगा, B के सामने B होगा, A के सामने A होगा नहीं? ये किस रेशियो में बांटेगा? इसे कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कितना कोऑर्डिनेट आ जाएगा? C वेक्टर B वेक्टर अपॉन, खत्म। अच्छा, अब हमें एक और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, लेकिन इस पूरे ट्रायंगल को देखने के बजाय इस ट्रायंगल को देखना है। इस ट्रायंगल को देखना है, इसका मतलब मुझे BD चाहिए, और BA तो C पता है, BD चाहिए, तो BD चाहिए तो BD अपॉन BC। थोड़ी देर पहले यही किया था हमने, ये C अपॉन C+B है कि नहीं? लेकिन BC का मॉड है, BC का मॉड कितना है? A के बराबर, तो इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे रखते हैं A, तो इसे BD आ गया। मुझे BD और C का रेशियो चाहिए, तो BD अपॉन C चाहिए, C से कट के बस A/C+B आ गया। इससे मुझे पता चल गया कि ये जो ट्रायंगल है उसको ये वाला साइड यानी ये एंगल बाइसेक्टर BD यानी A, और ये जो रेशियो है वो C+B के रेशियो में बांटेगा, यही ना? तो C+B इंटू D जो कि ये है, प्लस A इंटू A अपॉन, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा सेंटर का? A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर अपॉन A प्लस C प्लस, यही ना? तो सेंट्रोइड निकालना आता ही है, इन सेंटर में निकालना आता है ना? इन सेंटर, बोलो बच्चों, आता ना इन सेंटर? इन सेंटर निकालने के क्या करना पड़ेगा? पहले एक ट्रायंगल से, एक मीडियन से, एंगल बाइसेक्टर से पहले की साइड निकालना पड़ेगा, उससे ये वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, रेशियो नहीं वैल्यू, और फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू के रेशियो से ये मिल जाएगा ना सीधा इन सेंटर। कोई स्टोरी पे ध्यान दो, सही है? पहले क्या मिल जाएगा? फिर से बोलो। ट्रायंगल से, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से ये दोनों का रेशियो, पहले पॉइंट मिल जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी लेंथ AD मतलब BD है ना, BD वेक्टर का लेंथ, और BD और ये हमारा BC जो है, BA है, उसको हमने कुछ लिखा है, उसका रेशियो निकाल लिया, तो हमने देख लिया कि एग्जैक्टली सामने वाले साइड को किस रेशियो में बांटा है, और जैसे ही किस रेशियो में बांटा पता चल गया तो सेक्शन फॉर्मूला एक बार और लगा, यानी दो बार सेक्शन फॉर्मूला लगा, एक बार पूरे ट्रायंगल में इसके लिए और एक बार इस ट्रायंगल में इसके लिए। तो वो दिमाग में क्या रखना है, समझ गए? वो स्टोरी याद रखनी है बस, बाकी कुछ खास नहीं। आगे बढ़े, यही था, इन सेंटर हो गया, ये इन सेंटर, सेंट्रोइड आ गया। अरे बोलो बच्चों,
सेंट्रोइड आ गया, इन सेंटर आ गया, ठीक है। तो ये सब उसके बेसिस पे क्वेश्चन अपना कर लेना है ना। आगे बढ़े। फिर वही लैम्डा इज टू 1 के इज टू 1 देव के कुछ भी करा रहा है, ये सब वही है, क्वेश्चन सब वही है। सर प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखो तो क्या कहा है, देखो तो आ रहा है क्या, फाइंड द रेशियो इन व्हिच yz प्लेन डिवाइड द लाइन इतना। yz प्लेन का मतलब क्या होता है बच्चों, yz प्लेन के हर पॉइंट पे क्या होगा खास, x0, यानी वो ये कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट को x इक्वल टू 0, ये कौन है, दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, और हमारा जो प्लेन है यानी x इक्वल टू 0, उसको किस रेशियो में डिवाइड करें, तो लेट लैम्डा इज टू 1, 5 पैसे का क्वेश्चन है। तो लैम्डा इनटू ये कोऑर्डिनेट प्लस 1 इनटू ये कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट ना, तो लैम्डा इनटू उधर का कोऑर्डिनेट बताओ बच्चों, कहां गया, 7 ना, प्लस 1 इनटू 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4/7 माइनस, तो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, यही ना, बोलो बच्चों, सिंपल, लैम्डा की वैल्यू आ गई, काम खत्म, सिंपल है ये। अगला पढ़ो। सिंपल, ये लाइन ज्वाइनिंग है, दोनों पॉइंट 146 544, सोचना भी मत कि नहीं आता है, सोचना भी नहीं, क्योंकि रास्ता तो वही है, दो तीन पॉइंट से मिलकर बनता है। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस टू लाइन ज्वाइनिंग दिस। तो क्या दिक्कत है बच्चों, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, 3D में है, इसमें है, तो 3D में है तो क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ मानना पड़ेगा, ABC मानना पड़ेगा ना, तो अगर ABC मानना पड़ेगा तो ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, बोलो, ये वेक्टर इस वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या, या हम जो पढ़ रहे हैं अभी डॉट प्रोडक्ट तो पढ़े नहीं कि परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट कर दे, तो फिर हम अपने तरीके से करें, और अपना तरीका अभी तक क्या पढ़ा है हमने, सेक्शन फॉर्मूला, क्या पढ़ा है, तो मान लेते हैं कि लैम्डा इज टू 1 में बांटेगा, है कि नहीं, तो लैम्डा इज टू 1 में बांटेगा तो हम सॉल्व कर लें, ABC तीनों की वैल्यू लैम्डा के टर्म में आएगी कि नहीं, आएगी, और फिर ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या परपेंडिकुलर कर दिया मैंने, तो एक और तरीका, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, लैम्डा की तीन वैल्यूज आएगी, अरे लैम्डा की तीन इक्वेशंस आएंगे ABC के टर्म में, तीनों को इक्वेट कर दोगे तो ABC की तीन इक्वेशंस बन जाएंगे, सोच के देखो, हमने जो पढ़ा उसके टर्म में लाना, तो लैम्डा इज टू 1 है, चलो ये कोऑर्डिनेट आ गया, लेकिन हमें परपेंडिकुलर लाना है तब तो करना ही पड़ेगा, डॉट डॉट जीरो करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस कंडीशन को यूज ही नहीं कर पाएंगे ना, तो हम लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ी बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला है, डॉट डॉट के बगैर नहीं हो पाएगा, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, क्योंकि हम इस परपेंडिकुलरिटी वाले कंडीशन को तो यूज नहीं कर पा रहे, तो ठीक है बच्चों छोड़ो, ये कितना है 5 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 है ना, ये यही है ना, B ऐसे निकाल लो और C ऐसे निकाल लोगे, और उसका उसमें से ये माइनस कर दो, ये कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, तो एक वेक्टर आएगा, वो वेक्टर इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, डॉट प्रोडक्ट मतलब x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, उससे क्या निकल जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा आ गया तो इसमें पुट करके कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, हवा में चला गया क्या मैंने जो बोला अभी भी, समझ गए, ऐसा ही एक x y z तीनों आएगा, इसमें से 1 को माइनस कर दोगे तो x, इसका x कोऑर्डिनेट x वेक्टर आ जाएगा, फिर y वेक्टर फिर z वेक्टर, तो ये वेक्टर आ गया, और ये वेक्टर निकाल लो 5 - 1 4 - 4 4 जो भी वेक्टर निकालो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, डॉट प्रोडक्ट मतलब y का i से, मतलब x का x से, y का y से, z का z से, प्रोडक्ट 0 0 करके काम खत्म कर दोगे, तो लैम्डा आ जाएगा, पक्का, कुछ और सोचो, कहीं तो ये यहाँ पे क्यों दे दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे तो नहीं देना चाहिए इसको, और कोई तरीका,
परपेंडिकुलर प्रूफ करने का कोई तरीका तो डॉट प्रोडक्ट में है और कहीं है। हमने प्रूफ किया है कि परपेंडिकुलर होगा? नहीं। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्लोप जीरो करते हैं हम लोग ना, m1 m2 -1, वही बात है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट में भी हमने परपेंडिकुलर प्रूफ करने का कोई तरीका तो ढूंढा नहीं, बस एक ही तरीका ही है परपेंडिकुलर प्रूफ करने का, है ना। ये तो मतलब डॉट प्रोडक्ट के अलावा कुछ और तरीका नहीं हो सकता। तुम समझ रहे हो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? क्या ढूंढ रहा हूँ? इस जगह पे इसने डॉट प्रोडक्ट कैसे करा दिया? ये जगह नहीं है ना, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा नहीं हमने तो इसलिए। लेकिन कोई और दूसरा रास्ता मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई और होगा, समझे? और तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। सॉल्यूशन रहता है ना? सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे क्यों दे रखा है बस ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे। अगर वो ये मान के चल रहा है कि बच्चे 11th में पढ़ के आते हैं वेक्टर तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ पे तो नहीं देना चाहिए इसको ये क्वेश्चन ना, जगह सही नहीं। चलो छोड़ो, डायरेक्ट बात करेंगे। अगला पढ़ो। कुछ ज्यादा क्या है ये, जो क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे और वो क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, तो इसका कुछ और नहीं होना चाहिए बच्चों। कहीं तो कुछ दिक्कत दिख रही है। देख रहे हो ये बहुत गंदा क्वेश्चन है ना, तुम समझ रहे हो भाई। x1 + x2 + x3/3 इक्वल टू ये उस x3 आ जाएगा, y1 + y2 + y3/3 इक्वल टू -1 y2 आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, तो उस कंडीशन में ये जो है बड़ा हो गया ना। क्या हम लोग इतना इज्जत दें लोगों को, इतना दिमाग लगाते होंगे टीचर्स? लगाते तो होंगे नहीं, इतना इज्जत देना ठीक नहीं है। नहीं चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। क्योंकि मुझे लगता है मतलब हम लोग क्या लॉजिक से सोच रहे हैं कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अचानक इतना टफ क्वेश्चन कैसे हो गया और अगला क्वेश्चन आसान क्यों हो गया? इतना दिमाग ना लगा दो पेपर बनाने वाले, मतलब है ना। चलो अगला बढ़ो। सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना एंड इतना। अब ये याद कर लो, मुझे नहीं पता कि सर ऊपर इन्होंने पढ़ाया कि नहीं। मैं तुम्हें कभी बताया था ONGC, ठीक है। O मतलब ऑर्थो, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ, सर लोग कुछ और लिखवाते हैं लेकिन मैंने सीधा सा O मतलब ऑर्थो। N का मतलब होता है 9 पॉइंट सेंटर, G का मतलब ग्रेविटी, C का मतलब नहीं, G का मतलब हाँ G सेंट्रॉइड, और C का मतलब सर्कमसेंटर। G मतलब ग्रेविटी एक तरह से, है ना। मीडियन मतलब सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड सबके बीच की दूरी बराबर होती है। तो अगर 9 पॉइंट सेंटर रहा तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2:1। O ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है ONGC, ठीक। O ऑर्थो, N 9 पॉइंट जो आपको से हट गया पहले था, G सेंट्रॉइड ग्रेविटी सेंट्रॉइड, है ना। सर्कमसेंटर सबके बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों? 1:1। तो अगर n हटा दोगे तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 2:1। अब इसने क्या पूछा देखो तो, सर्कमसेंटर यानी ये पूछा है ना, ये प्रूव करना है। जबकि वर्टिसेस ये हैं, तो वर्टिसेस पता है तो क्या क्या पता है? अगर वर्टिसेस पता है तो सेंट्रॉइड पता है और इन सेंटर पता है, क्योंकि वर्टिसेस से डिस्टेंस आ जाएगा ना डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो A1 B1 C1 अपॉन A + B + C, यानी वर्टिसेस हमें क्या पता चल जाएगा? वर्टिसेस क्या पता चल जाएगा? सेंट्रॉइड। x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 सेंट्रॉइड आ गया। और कैसे? ये लेंथ A है ना इनटू A वेक्टर, लेंथ B इनटू B वेक्टर, लेंथ C इनटू C वेक्टर अपॉन A + B + C, लेंथ है ना, विल बी सेंट्रॉइड। तो इसका मतलब हमें क्या पता है? नहीं भाई वो तो इन सेंटर है। फिर से वापस चलो,
वो इन सेंटर है, सॉरी। हमें क्या चाहिए, हाँ और कुछ सोचना पड़ेगा। चलो सर फिर से सोचो। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, मैं तो दिमाग में कंफ्यूजन हो गया। देखो उधर पढ़ाता नहीं है तो ये तो दिक्कत रहती है। अब मुझे सेंट्रॉइड दिख रहा है, सेंट्रॉइड नहीं चाहिए ना, क्या चाहिए, हाँ वही चाहिए ना। ठीक है ठीक है, क्या चाहिए, सर्कम सेंटर चाहिए। ठीक है, ऑर्थो ऑर्थो सेंटर चाहिए, और क्या पता है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला किसका है, इन सेंटर का। सेंट्रॉइड तो आता ही है, सेंट्रॉइड तो चला भाई, लेकिन इन सेंटर, हाँ? हमने जो फॉर्मूला निकाला था ना A1 B1 वो इन सेंटर का। आराम, टेंशन नहीं, छोड़ दो, आराम से, टेंशन नहीं। हमने जो देखो सेंट्रॉइड हमें पता रहता है, इन सेंटर पता रहता है क्योंकि वो फॉर्मूला है। सर्कम सेंटर पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, सही है। और ऑर्थो निकालना ही है, समझ गए। सर्कम सेंटर दिया है, अच्छा तब हो गया, ठीक है। सर्कम सेंटर दिया है, सेंट्रॉइड निकल जाएगा, रेशियो हमें पता है, ठीक। फिर से आराम से, सॉरी बच्चों, फिर से हमें ये दिया है ना तीनों, तो क्या निकल जाएगा, मतलब जी जिसको कहते हैं ना सेंट्रॉइड। सर्कम सेंटर ऑलरेडी दिया है और हमें पता है ONGC निकालने के लिए एन नहीं चाहिए, तो GC के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 1 मान ले। तो हमें वो पॉइंट चाहिए जो 2:1 में बांटे इसको, वही हमारा कौन होगा, ऑर्थो, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2 इंटू सर्कम सेंटर जो कि दिया है, प्लस 1 इंटू O ऑर्थो अपॉन 3 मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रॉइड। सॉल्व करके ओके वैल्यू कर, समझ गए। फिर से 2 इंटू सर्कम, 1 इंटू ऑर्थो अपॉन 3 मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रॉइड, यही ना। तो इसे क्या निकल जाएगा, ऑर्थो। एक लाइन में सी की वैल्यू रख देना लास्ट में, जी तो पता ही, पक्का। बोलो बच्चों, आ गया, आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अभी बैठ के करना है, खत्म कर लेना है इसको। सब एक साइड में खत्म करा देगा क्या, देख लें कि और क्या क्या दिया है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अच्छा डॉट प्रोडक्ट सब एक साथ पढ़ा दिया है, ठीक है। लाइन अच्छा सब एक ही साथ पढ़ा दिया है, ओके। तब तो छोड़ देते हैं आज में, एक दिन और, इतने से जो होगा हो जाएगा। वर्ड पे ध्यान देना, बस काम खत्म करते हैं। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, सुनो। कोई वेक्टर अगर है, कोई वेक्टर, तो उसके कंपोनेंट्स जो होंगे, कंपोनेंट्स Ax, वेक्टर पोजीशन वेक्टर नहीं बोल रहा, वेक्टर Ax By Cz ऐसा कुछ होगा ना, तो ये ABC कहलाता है डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहलाता है, सही है। तो डायरेक्शन रेशियो मतलब किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स, सही है, डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है, खत्म। और जब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, क्या निकालोगे, कैसे, उसके मॉड से डिवाइड कर दोगे, यानी A अपॉन मॉड ऑफ पूरा वेक्टर, B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, C अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, तो इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, सही है। तो सभी पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस, कोई वेक्टर मतलब उसकी लेंथ, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन मतलब उसकी डायरेक्शन है टेबल। तो जितने भी पैरेलल वेक्टर हैं उनकी लेंथ सेम हो जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो क्या सेम आना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन।
तो डिफरेंट पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज तो डिफरेंट होंगे, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस सेम रहेंगे। याद रहेगा, यानी ऑल पैरेलल वेक्टर विल हैव सेम डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइन को हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट को एल एम एन से डिनोट करते हैं। किसे? एल एम एन से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। यानी मॉड ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए, समझ गए? ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए, ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए, ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए इज एल एम एन। थोड़ा मेरे नोट्स को पढ़ना, ही सब पढ़ाया मैंने। लेकिन ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया? तो डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर करके जोड़ने पे मॉड ऑफ ए आएगा। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियो मतलब ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर अंडर रूट क्या आएगा? मॉड ऑफ ए। हाँ ठीक है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर तुम बोलोगे, ठीक है, सही है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर के। और डायरेक्शन रेशियोज क्या है? वेक्टर के कंपोनेंट। बस इतना याद रखो, बाकी प्रॉपर्टी वही। मेरी बात समझ में आई? डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स। और डायरेक्शन रेशियो क्या है? वेक्टर के कंपोनेंट्स। याद रहेगा? तो यूनिट वेक्टर का एक अलग प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि उसका मॉड है वो। तो पक्का? तो ये सब वही दिया। अब यूनिट वेक्टर से